हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लॉ हैक चैनल है वो बैक टू बैक सीरीज लेके आ रहा है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। वैसे ही मैं आपके लिए लेके आई हूँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सब्जेक्ट की अलग अलग सीरीज। उसमें हम वही चीजें कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो आज हम देखेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो अगर बेसिक क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आएगा कि भाई आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से समझते क्या है। तो आपको इस वीडियो से पता तो चल जाएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है और बेसिकली क्या नीड वगैरह थी, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट आता है जो बताता है कि भाई इंडिया एक फेडरल और एक रिपब्लिक कंट्री है। अब आप बोलोगे कि फेडरल और रिपब्लिक, इसको भी डिस्क्राइब करो। देखो, सीधे वर्ड्स में समझते हैं, ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। सीधे सीधे वर्ड्स में समझ के आपको ऐसा समझाएंगे कि भाई आप पूरा एग्जाम में एक अच्छे से आंसर लिख के आ जाओ। फर्स्ट आता है फेडरल वर्ड। फेडरल का आप यूं समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इंडिया में देखा जाता है। सेकंड रिपब्लिक है, भाई गणराज्य मतलब लोगों का शासन बोल सकते हैं हम। लास्ट जो पावर है वो लोगों के हाथ में दी गई है, इसके लिए इंडिया एक फेडरल और रिपब्लिक कंट्री है। उसके बाद ये जो होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो क्या होता है? इट इज अ गवर्नमेंटल जुरिस्डिक्शन बिलो स्टेट लेवल। मतलब कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या है? स्टेट लेवल के बिलो एक गवर्नमेंटल जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसको 74th अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी मिली गई है। ये ऊपरी ऊपरी आ गया। अब आपको डिटेल में इस स्ट्रक्चर से समझ आ जाएगा कि भाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है क्या। फर्स्ट हम देख स्ट्रक्चर समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारे इंडिया में सबसे ऊपर होते हैं यूनियन होता है। यूनियन में क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। वैसे उसके नीचे क्या आता है? स्टेट। स्टेट में कौन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। सारे जो इश्यूज होते हैं स्टेट से रिलेटेड वो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। वैसे स्टेट के बाद थर्ड आता है हमारा लोकल एरियाज। अब लोकल एरियाज में क्या होती है? लोकल गवर्नमेंट होती है जो कि सारे लोकल एरिया से के इश्यूज वगैरह से डील करती है। लोकल एरिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है अर्बन एरिया, सेकंड रूरल एरिया। अर्बन एरिया को भी हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अर्बन एरिया जो हमारा सिटी एरिया कह सकते हैं वो होता है अर्बन एरिया। रूरल एरिया जो सिटी के नीचे बिलो आ जाता है, जो गांव का जो एरिया हो जाता है वो रूरल एरिया हो जाता है। अर्बन एरिया में क्या होती है? म्युनिसिपैलिटीज होती है। जो बच्चे सिटीज में रहते हैं या अर्बन एरियाज में रहते हैं उन्हें पता होता है कि म्युनिसिपैलिटी होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब ये जो होते हैं म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कम पॉपुलेशन का एरिया तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो स्पेसिफिक करे गए ये पॉपुलेशन बताए गए कि अगर इस पॉपुलेशन से यहाँ पॉपुलेशन तक अगर होगी तो वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश किया जाएगा। ये मैं आपको बताऊंगी आगे, तो डोंट वरी। तो फर्स्ट आता है, इनको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं अर्बन एरिया को। किसमें? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायत। वैसे ही रूरल एरिया को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रूरल एरिया में क्या आती है? पंचायत आती है। पंचायत को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्राम पंचायत जो ग्राम लेवल पे होती है, पंचायत समिति जो बहुत सारे ग्रामों को मिला के उसके ऊपर होती है। उसके बाद आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत, जिला से मतलब समझते हैं अपन डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट में जो पंचायत होती है उसको जिला पंचायत कहा जाता है। स्ट्रक्चर हमने समझ लिया था। अब हम देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। हिस्ट्री मैंने पहले की वीडियो में पूरी डिटेल वीडियो बनाई है हिस्ट्री पर, तो आपने अगर वो नहीं देखी तो हमारी पहले वाली वीडियो जाके देखें। यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने उसमें डिटेल वीडियो बनाई है। पूरी हिस्ट्री मैंने समझाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इसके लिए आपको आंसर फ्रेमिंग के हिसाब से बता रही हूँ। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकेंड हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, थर्ड हम हिस्ट्री लिखेंगे, हिस्ट्री जो मैंने डिटेल वीडियो में बनाई है वो। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट। लोकल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट हिस्ट्री में बता दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आर्टिकल 40 एड ऑन करा था। उसके बाद क्योंकि इतना करना सफिशिएंट नहीं था, उसके बाद 1957 से लेकर 1988 तक इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। अब ये कौन कौन सी कमिटीज थी वो हम यहाँ समझते हैं। मेन 5 कमिटीज थी। फर्स्ट आती है बलवंत राय मेहता कमेटी जो आई थी 1957 में। ठीक है, 1957 में आई थी। इन्होंने क्या सजेशन दिए थे वो हम देखते हैं। इन्होंने
मेन 3 सजेशन दिए थे। फर्स्ट आया था कि भाई लोकल एरिया में लोकल गवर्नमेंट को 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। अब ये 3 टायर सिस्टम क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी, टेंशन ना ले, आराम से पढ़े। तो फर्स्ट ये बोलते थे कि 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई लोकल एरियाज में भी इलेक्शन होना इम्पोर्टेंट है। फिर इनका कहना था कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ये 3 मेन सजेशंस दिए थे। इसके बाद आई थी हमारी अशोक मेहता कमेटी जो कि आई थी 1977 में। इन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट बोला था कि इन्होंने 3 टायर सिस्टम की बात करी, इन्होंने 2 टायर सिस्टम की बात करी। ये सिस्टम मैं आपको अगले चार्ट में बताऊंगी कि ये सिस्टम होता क्या है। तो ये इन्होंने 2 टायर सिस्टम की बात करी। इन्होंने भी बोला कि भाई इलेक्शन होने चाहिए लोकल लेवल्स पे। उसके बाद इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बात करी वो थी कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसीज होनी चाहिए, मतलब महिलाओं को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके, उनको आगे आने का मौका मिल सके। अशोक मेहता कमेटी ने रिजर्वेशन पॉलिसीज की डिमांड रखी थी। उसके बाद इन्होंने बोला था कि जो वेलफेयर कम्युनिटी होती है लोकल लेवल पे उनको कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब उनको भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए ताकि वहां एरिया का अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। अशोक मेहता कमेटी के ये सजेशंस थे। उसके बाद आती है हमारी GV.K. राव समिति आती है जो कि आई थी 1985 में। इन्होंने क्या बोला था कि जो पंचायत है, जो लोकल लेवल पे जो पंचायत है उनको भी फाइनेंशियल पावर देनी चाहिए, थोड़ा ज्यादा नहीं तो भी थोड़ी ऐसी फाइनेंशियल पावर दो ताकि वो उस एरिया का डेवलपमेंट कर सके। उसके बाद इन्होंने बोला था, GV.K. राव कमेटी ने एक सजेशन ये और दिया था कि जो स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाना चाहिए ताकि वो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा वो लोकल एरिया की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हेल्प करेगा फाइनेंशियली। इसके अलावा इन्होंने एक चीज ये और बोली थी कि जो टेन्योर होता है, हमें पता है टेन्योर 5 ईयर का होता है, वर्किंग जो टेन्योर होता है, लेकिन GV.K. राव समिति का ये कहना था कि जो टेन्योर है उसे 5 ईयर ना होकर 8 ईयर तक कर दिया जाए। ये सजेशंस थे GV.K. राव कमेटी के। इसके बाद आती है हमारी LM सिंघवी कमेटी जो कि आई थी 1986 में। इन्होंने इन सबके सजेशंस तो थे, उसके साथ में एक चीज और बोली थी कि भाई हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो ये चीजें परफॉर्म आगे होगी नहीं, कोई स्ट्रिक्टली इन चीजों को फोकस नहीं करेगा, इन चीजों को कोई ध्यान नहीं देगा। इसके लिए LM सिंघवी कमेटी ने ये चीज बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी आप प्रोवाइड करो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। उसके बाद आती है हमारी PK थुंगन कमेटी जो कि आई थी 1988 में। इनका कहना था, इनका भी सेम कहना था कि जो भाई ये जो चीजें बोल रही है पहले वाली कमिटीज, इनके साथ साथ में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी मिलनी चाहिए। इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा कि इनके बोलने पर कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऐड होकर हमारे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को एड ऑन करा। अब हम देखेंगे 3 टायर सिस्टम क्या होता है जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेस्ट करी थी, ठीक है, जिसे एडॉप्ट भी करा है आज के टाइम पे हमारे यहाँ। तो 3 टायर सिस्टम क्या होता है ये मैंने चार्ट बनाया है। आप ऐसा कैसा चार्ट अगर एग्जाम में बना दो तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाना है। जो चेक करेगा ना उसको भी मजा आ जाएंगे, भाई इसने जो भी करा है बढ़िया सा करा है। तो 3 टायर सिस्टम क्या होता है, देखो यहाँ पे लेवल्स, अथॉरिटी एंड ऑफिसर इस पार्ट में डिवाइड करा है। लेवल, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट नीचे जो आता है सबसे नीचे हमारे ग्राम आते हैं। तो ग्राम लेवल हो गया। ग्राम लेवल पे क्या कौन सी अथॉरिटी होती है, ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, जिसका ऑफिसर कौन होता है, सरपंच होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ग्राम होगा, ग्राम में क्या होगी, ग्राम पंचायत होगी जिसका हेड कौन होगा, सरपंच होगा, हेड ऑफिसर जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद ग्राम के बाद हम एक लेवल ऊपर जाएंगे जहां पे उसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल में आएंगे। ब्लॉक लेवल बेसिकली होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे गांव को मिला के एक होता है, तो ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल पर क्या होती है, पंचायत समिति होती है। पंचायत समिति का हेड कौन होता है, हिंदी में इसे प्रधान बोलते हैं और इंग्लिश में इसको BDO ऑफिसर बोलते हैं। BDO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। थर्ड आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक के ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जिला परिषद होती है जिसका ऑफिसर कौन होता है, जिला प्रमुख हिंदी में बोलते हैं, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट हेड भी बोलते हैं। ये होता है 3 टायर सिस्टम एडॉप्ट करने की बात करी थी। इसको बेसिकली ऐसे समझो कि जो हमने फर्स्ट चार्ट जो स्ट्रक्चर में देखा था कि पंचायत में डिवाइड होता है,
अब पंचायत में भी जो नीचे का ग्राउंड लेवल होता है वो कैसे होता है, तो सबसे नीचे आता है हमारे ग्राम आते हैं, ग्राम के ऊपर आता है हमारा ब्लॉक आता है, ब्लॉक के ऊपर हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अपना रूरल एरिया वो वाला जो होता है, फिर स्टेट, फिर यूनियन। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर। ये अडॉप्ट करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने सजेस्ट करा था और इसे अडॉप्ट किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे साइलेंट फीचर एंड नेचर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्या होते हैं, फर्स्ट हमारा इलेक्टेड बॉडी होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, इलेक्टेड बॉडी होती है। लोकल एरिया के लोगों इलेक्शन होते हैं, लोकल एरिया में वहां के लोगों इलेक्ट अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, तो क्या हो गया, इलेक्टेड बॉडी हो गया। दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, यूनियन स्टेट हम देखता रहे, जैसे हमने स्ट्रक्चर में समझा था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो लोकल एरिया की गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं पावर दी गई है। उसके बाद आता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट मतलब कि जो लोकल एरिया में या एरिया में जो कम्युनिटीज होती है, जो वेलफेयर कम्युनिटीज होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है वहां के डेवलपमेंट में। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेबिलिटी प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, चेक एंड बैलेंस थ्योरी है। तो चेक एंड बैलेंस के जैसे ही अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेबिलिटी होती है, जिसका मतलब होता है कि जो लोकल एरिया की गवर्नमेंट है उसके ऊपर चेक कौन रखती है, स्टेट गवर्नमेंट रखती है। वही क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेबिलिटी होता है। फिर आता है हमारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। सीधी सी बात है, हम इलेक्शन करवा रहे हैं तो इलेक्शन में जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या होगा, लोकल एरिया में से कोई एक इंसान होगा ना, जो लोकल लोग है उसमें से कोई एक चुना जाएगा, वो क्या होगा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव होगा। वो अच्छे से बेटर समझेगा कि वहां की प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। साइलेंट फीचर होगा। अब हम देखेंगे चैलेंजेस क्या है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। तो फर्स्ट चैलेंज आता है हमारा इनएडिक्वेट इंटरेस्ट, मतलब जो टैक्स का एक बड़ा सा हिस्सा अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे देंगे तो क्या होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छे से अपना ग्रो करेगी, डेवलप होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। इनएडुकेट इंटरेस्ट मतलब यही है कि जो टैक्स है वो प्रॉपरली नहीं कलेक्ट हो पाता है, फाइनेंस नहीं मिल पाता है, तभी तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो डेवलप अच्छे से नहीं हो पा रही है। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ज्यादा नहीं तो भी कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खुद का डेवलपमेंट करने में कहीं ना कहीं पीछे हटती है। फिर आता है करप्शन। करप्शन तो सीधी सी बात है कि पूरे इंडिया का ही एक बड़ा प्रॉब्लम है कि करप्शन देखा जाता है हमारे इंडिया में। वो कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डेवलप होने में कहीं ना कहीं इशू है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि जो लोकल पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहा है वो इतनी एलिजिबिलिटी रखता है या इतनी एबिलिटी रखता है कि वो लोकल एरिया के जो इश्यूज है उन्हें सॉल्व कर सके। ये होता है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। बेसिकली जो लोकल एरिया में जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव लोगों द्वारा चुना जाता है वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो लोकल पीपल को समझ सके, उनके अफेयर्स को समझ सके, इश्यूज को समझ सके। तो भाई उसका वो रिप्रेजेंटेटिव बनने का क्या फायदा। ये होता है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्वमेंट। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम भी कर रही है तो सेकंड पॉलिटिकल पार्टी अपने थॉट्स लेके, कुछ नेगेटिव थॉट्स लेके या ऐसे पॉइंट उठा के दे देगी कि भाई वो काम रहते रहते रह ही जाएगा, मतलब पूरे बंद करा देंगे कि नहीं इससे कोई फायदा नहीं है तो होना ही नहीं चाहिए। ये चीज कहीं ना कहीं हमारे देखे जाते हैं। तो ये होगा हमारे चैलेंजेस। अब इसके बाद हम लिखेंगे सजेशन। अब इतने चैलेंजेस देखे हमने, साइलेंट फीचर देखे, तो सजेशन तो आप थोड़ा सोचो, थोड़ा कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ, कि कमेंट करके बताओ कि क्या क्या सजेशंस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे सकते हो। सजेशन के बाद हम देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आप आपके मन से लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पे हमारा पूरा बेसिक जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। इफ अगर क्वेश्चन आता है बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो आप अगर इतना लिख के आ जाएंगे ना, सफिशिएंट होगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बेसिक आंसर के लिए। और ऐसी ही डिटेल वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू।